नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे का पर्याय है, यानी जहां कांग्रेस वहां करप्शन, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा, जहां कांग्रेस वहां वही सड़ी गली सिस्टम जिसमें नेता, दलाल और ऑफिसर ये सब का गठजोड़ एक सिंडिकेट की तरह काम करता है, जिसमें भ्रष्टाचार की गंगा लगातार प्रवाहित होती है और इसी से इन लोगों को ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलता है और कांग्रेस इस करप्ट व्यवस्था को संरक्षित रखने का सबसे बेहतर संसाधन के तौर पर उपयोग में लाया जाता रहा है। यही करप्शन का जाल और कांग्रेस का यह सिंडिकेट जो भ्रष्टाचार को और भी बढ़ा रहा है, ईडी ने उसकी पोल खोल दी है। करीब 5000 पन्नों में ईडी ने जिस तरीके से कांग्रेस की एक सरकार के करप्शन के डिटेल सबूत दिए हैं, उससे कोर्ट में बैठे जज साहब भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक एक परत दर परत यह बात खोली गई है कि कैसे एक कांग्रेस शासित राज्य में एक एक करके अधिकारी, बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता और इन लोगों का एक गठजोड़ जिसे सिंडिकेट का नाम दिया गया है, ये कोयले का पैसा चूसते रहे, पार्टी को फंड देते रहे और नेताओं के जेब भरते रहे, अधिकारियों की कमाई होती रही, मोटी रकम से बेनामी संपत्ति इकट्ठे किए गए और उन पैसों से विधायकों की खरीद फरोख्त भी की गई। यह मामला छत्तीसगढ़ का है और यह छत्तीसगढ़ अभी कांग्रेस के सबसे बड़े फंड देने वाले स्टेट है। कांग्रेस के फंड की काली कमाई का राज भी इस 5000 पन्नों के ईडी के चार्जशीट में एक एक करके खोला गया है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं, वो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसमें हमेशा दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों और फिर भ्रष्ट बिजनेसमैन के एक सिंडिकेट के तौर पर काम करता रहा है। हमेशा से कांग्रेस में यही होता रहा, चाहे केंद्र में उसकी सरकार हो या किसी राज्य में उसकी सरकार हो। जहां जहां कांग्रेस का नाम आया, करप्शन उसके साथ जुड़ा रहा, चाहे 2G स्कैम हो, एंथ्रेक्स घोटाला हो या फिर शेयर को लोकेशन का घोटाला हो या फिर उसके साथ आगे चलता हुआ 2G स्कैम हो। यानी कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता रहा है और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी हुई, जिसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एटीएम बने हुए हैं। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस को फंड देते हैं और फंड उस काली कमाई का हिस्सा होता है जो उन्हें वहां के सीएम बनाने के एवज में लिया जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदर विद्रोह के बावजूद अगर भूपेश बघेल को वहां का सीएम बनाए रखा गया है, तो इसके पीछे यही कारण है और यह कारण अब ईडी के उस चार्जशीट से सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, यानी केंद्र सरकार का कोलफील्ड है, उसमें से कैसे पैसे की वसूली की गई, कैसे एक छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट काम करता रहा जिसने लगभग 540 करोड़ रुपए की लूट 4 सालों के अंदर की। हालांकि ये 540 करोड़ रुपए की जो लूट है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, इसके पीछे कुछ 100 करोड़ और भी जुड़ जाएंगे, ये 1000 करोड़ में भी मामला चल सकता है, क्योंकि ये 540 करोड़ का रिकॉर्ड ईडी ने जो बताया है वो एक डायरी के एंट्री से है। उस डायरी में करीब करीब 3000 एंट्री दर्ज है, जिसमें किन लोगों को कैसे कैसे कहां कहां पैसे भेजे गए हैं इसके सबूत मिले हैं और ये सारा सबूत जो है वो उसका मास्टरमाइंड सीएम भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को बताया जा रहा है। ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि यह सिंडिकेट सरकार के स्तर से चल रहा था और भ्रष्टाचार का पैसा का बंदरबाट हो रहा था। सौम्या चौरसिया
डिप्टी सेक्रेटरी रह चुकी हैं भूपेश बघेल की। जब उनके घर पे पहली बार छापेमारी हुई थी तो भूपेश बघेल ने हंगामा करना शुरू कर दिया था कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन जब उनके घर पे दूसरी बार भी छापेमारी हुई और गिरफ्तार कर ली गई तो उस समय भूपेश बघेल के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि एक बार की छापेमारी के बाद अगर भूपेश बघेल को यह लगता कि सौम्या चौरसिया भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो उन्हें पैसे नहीं पहुंचा रही थी तो उन्हें अपने डिप्टी सेक्रेटरी के पद से हटा देते। लेकिन वो उन्हें बरकरार रखे, क्योंकि लग रहा था कि ये छोटी मोटी छापेमारी कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए मौका नहीं देगा और फिर ये मामला आया गया रह जाएगा। तब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के बाद क्या होगा वो उन्हें भी पता है, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं रहने वाली है। जब ईडी ने ये सारे सबूत जुटाए तो कोर्ट में बताया कि ये सौम्या चौरसिया हैं, वो सरकार के तरफ से एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और एक दूसरा सिंडिकेट चल रहा था जो भ्रष्टाचार कर रहा था। वो सिंडिकेट का मुखिया सूर्यकांत तिवारी था। सूर्यकांत तिवारी के इस सिंडिकेट में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे, साथ में बड़े बड़े नेता थे और तीसरे स्तर पर कुछ बिजनेसमैन थे जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन के बिना ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं किया जा सकता और बिजनेसमैन के बिना कोयले का काले कारोबार में हिस्सेदारी भी नहीं हो सकती। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर धीरे धीरे इसे लूटा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो सरकार मतलब केंद्र सरकार के पीएसयू कंपनी है, उससे छत्तीसगढ़ की सरकार भी कोयला खरीदती है। बिजली बनाने के लिए भी कोयले की जरूरत पड़ती है और इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार वहां से जो कोयला खरीदती थी, इसका जिम्मा मुख्यमंत्री को ही उठाना चाहिए, क्योंकि जो कोयला खरीदे जाते थे और जिन बिजनेसमैन को ये ठेका दिया जाता था, जो ट्रांसपोर्टर थे, इन सब से पैसे की वसूली की जाती थी। और सौम्या चौरसिया जो कि सीएम बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी, उन्होंने सूर्यकांत तिवारी को इसके लिए पूरी अथॉरिटी दे रखी थी कि हर ट्रक से पैसे की वसूली की जाएगी और टेंडर उन्हीं को मिलता था जिनको सौम्या चौरसिया संकेत देती थी। और सौम्या चौरसिया के बाद सूर्यकांत तिवारी जिसे कहते थे कि अब इसे ही टेंडर दिया जाएगा, इसी को कोयला ढोने के लाइसेंस भी दिया जाएगा, उसी को मिलता था। और सूर्यकांत तिवारी हर टन कोयले के खरीद पर 25 रुपया के हिसाब से लेवी वसूलते थे, उगाही करते थे और इस पैसे का बंदरबाट किया जाता था। समीर बिश्नोई एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके घर पे भी लगातार छापेमारी हुई है और ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कहा गया है कि लगभग 540 करोड़ रुपया जो डायरी के अंदर नोट किया गया है वो वसूली की गई थी, जिसमें 3000 के करीब एंट्री हैं। यानी इसमें बताया गया है कि 540 करोड़ रुपए की वसूली हुई और वो पैसे कहां कहां कुछ खर्च किए गए और कुछ अभी भी बरकरार हैं। यानी ईडी ने बताया है कि 540 करोड़ में से 277 करोड़ रुपया यानी 277 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर दिए इन लोगों ने। खर्च करने का मतलब था कि उसका बंटवारा हुआ है, लेकिन अभी भी इससे बची हुई 250 करोड़ रुपए की रकम कहां गई है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। उस 277 करोड़ रुपए का जो ईडी ने जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि 177 करोड़ रुपया इसमें से बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग में लाया गया, जिसे ईडी ने अब तक कुर्क कर लिया है। जहां जहां सबूत मिले कि इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया इस पैसे से, उसे भी कुर्की कर ली गई है और कुछ अकाउंट भी सील कर लिए गए हैं। अकाउंट को फ्रीज किया गया और उसमें से पैसे सरकार के खजाने में जाएंगे। लेकिन इसके बाद 52 करोड़ रुपए की एक और एंट्री है, यानी 52 करोड़ रुपए जो बताए गए हैं उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दिए गए थे। यह नाम नहीं उजागर किया गया है, लेकिन कोड में लिखा है बिग पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कुछ बड़े बड़े नेताओं को 52 करोड़ में से दिए गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी को भी दी गई है। यानी
पॉलिटिकल पार्टी तो छत्तीसगढ़ में अगर सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस को ही दिया जाएगा। और बड़े नेताओं की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और कुछ बड़े मंत्रियों के अलावा केंद्र में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े नेता ही शामिल हो सकते हैं, जिसे इस 52 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी दी गई है। यही नहीं, इसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि 36 करोड़ रुपया सीधे सौम्या चौरसिया को भेजा गया है। सौम्या चौरसिया जो डिप्टी सेक्रेटरी रही लंबे समय तक सीएम भूपेश बघेल की, उसको अगर 36 करोड़ रुपया दिया गया तो क्या भूपेश बघेल को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर भूपेश बघेल इस पैसे में अपनी हिस्सेदारी तय करके नहीं रखे थे? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब धीरे धीरे ईडी अपने आगे के इन्वेस्टिगेशन के बाद देगी। लेकिन इसके अलावा भी 52 करोड़ और 36 करोड़ के अलावा कुछ छोटी छोटी रकम भी थी जिसे दूसरे लोगों को दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ रुपया कुछ एमएलए को दिया गया था, यानी कि जो विधायक हैं अभी छत्तीसगढ़ के, उसमें कांग्रेस के ही विधायक होंगे, जिसे पैसा देकर भूपेश बघेल दिल्ली तक का दौरा करवाए थे अपनी ताकत दिखाने के लिए कि अगर आप उन्हें सीएम पद से हटाएंगे तो फिर वो सरकार गिराकर ही रहेंगे। ये 5 करोड़ रुपया उन्हीं लोगों को दिया गया था। और 4 करोड़ रुपए की एंट्री जो है वो कुछ पूर्व एमएलए के लिए है, जो कि कांग्रेस के ही नेता हो सकते हैं, जिनका संगठन में मजबूत स्थिति है और जो भूपेश बघेल के लिए काम करते हैं। यही नहीं, इसमें से कुछ पैसे राज्य से बाहर भी भेजे गए थे। और यह कहा गया है कि 6 करोड़ रुपए झारखंड भेजे गए तो 4 करोड़ रुपया बेंगलुरु भेजा गया। इन जगहों पर किसे भेजा गया था यह उस डायरी में मेंशन नहीं किया गया है। यह तो सिर्फ 277 करोड़ के हिसाब किताब के बारे में ईडी ने बताई है, लेकिन उसके अलावा जो 540 करोड़ रुपए की वसूली अगर हुई है, जिसके बारे में डायरी में ही लिखा हुआ है, तो लगभग 250 करोड़ रुपए की जो रकम बची है वो कहां गया? वो भी सरकार और इस सूर्यकांत तिवारी के सिंडिकेट के बीच ही फंसा हुआ होगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो इस सिंडिकेट का हिस्सा थे वो पैसा लेने नहीं बल्कि पैसा देने के लिए थे। जैसे इंद्रमणि ग्रुप के अग्रवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है और वो पैसा देने वाले लोग हैं, जो कोल ट्रांसपोर्टर हैं, कोयले का कारोबार करते हैं और जो अपनी कंपनी के लिए सरकार के माध्यम से कोयला खरीद करते हैं। तो इन लोगों को, जो अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का एक स्रोत बना हुआ था कोयला घोटाला, वो अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है। और सोनिया गांधी का ये पूरा गैंग, कांग्रेस की जो फंडिंग होती है इस काली कमाई से, वो भी ईडी के 5000 पन्नों के उस चार्जशीट में एक एक करके बताए गए हैं कि कैसे कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस करप्शन वाले सिंडिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने सालों से, दशकों से करप्शन करने के तरीके तो ढूंढ लिए। इन लोगों ने यह ढूंढ लिया कि कैसे कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे तोड़ मरोड़ कर खुद को बचाए रखने का तरीका तलाश किया जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने कुछ अधिकारियों को, कुछ दलालों को अपने साथ जोड़कर उनके माध्यम से करप्शन किया है। कांग्रेस लंबे समय तक यही करती रही है, इस करप्शन के सिस्टम से वो पूरी तरह से वाकिफ है। लेकिन पाप अगर कितने भी स्मार्ट तरीके से किए जाते रहे हों, लेकिन उसका अंत तो होना ही है, उसके बारे में जानकारी मिलनी ही है। और इसीलिए अब धीरे धीरे इन पापों की जानकारी मिल रही है और ईडी, सीबीआई, ये 2 केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से परत दर परत कांग्रेस के पुराने और नए घोटालों का राज खोल रही है, उससे कांग्रेस इतनी परेशान है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई है। ये दोनों दिन भर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करके इसी पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम किया जाए। उसके लिए वकीलों का सहारा लिया जा सकता है, कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। इन सब को
एक एक करके टारगेट करो और ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि लोगों को इनके ऊपर भरोसा ही नहीं रहे। अगर ईडी कार्रवाई करती है तो लगे कि कांग्रेस से बदला ले रही है, किसी भी विपक्षी पार्टी से बदला ले रही है। लेकिन सबूत और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये सारे सबूत जो कोर्ट में दायर किए गए हैं उससे पता चल गया है कि सरकार गिरने से पहले ही, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है उसकी भनक पहले ही लग गई थी भूपेश बघेल को और कांग्रेस को कि अब वहां सरकार फिर से नहीं बनेगी। इसलिए सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट पहले से ही करके रख लिए ताकि अपने आगे के राजनीतिक भविष्य को बचाया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।